हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल पर। तो जो आज का हमारा ये सेशन है ये इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड टू HPAS अलाइड सर्विसेज एंड नायब तहसीलदार से डेडिकेटेड रहेगा। जैसे कि हमारे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस जो वर्ब के आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और उसमें से हमने एक जो डोमेन था उसको हमने डिस्कस कर लिया था, और आज बारी है उसके नेक्स्ट डोमेन की। एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट डोमेन में आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि और कहाँ से बनते हैं, और इसको पूरा कवर करेंगे ऐसे चलते चलते। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो अगला हमारा पार्ट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने जैसे आप देख ही पा रहे यूसेज ऑफ वर्ब जो है, ठीक है, यहाँ पर है। तो यूसेज ऑफ वर्ब में आज का जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम बोल देते हैं, या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी हम इसको बोल देते हैं, कुछ भी बोल लो, ठीक है, बात सेम ही है। तो आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझनी बड़ी ज़रूरी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, और आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी वहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये सभी जो आपके HPAS या फिर नायब तहसीलदार या अलाइड तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा है ही एंड आई डैश रेडी टू एक्सेप्ट इट। ठीक, उससे अगला क्वेश्चन है ही और आई डैश रेडी टू एक्सेप्ट इट। उससे अगला क्वेश्चन है आई और ही डैश रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड आई विद ही डैश रेडी टू एक्सेप्ट इट। अब इसको समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका प्रेडिकेट है ना वो सब में सेम है, प्रेडिकेट सब में सेम है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन इन चारों क्वेश्चन में जो चेंज है वो किस में है? क्वेश्चन सब्जेक्ट्स में है। ठीक, अब जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर है इसमें हम पढ़ते क्या है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी वर्ब अपने साथ लेकर चलता है, मतलब किस तरह से हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। ठीक, ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट हो तो फिर ये वर्ब आती है, ऐसा सब्जेक्ट हो तो फिर ये वर्ब आती है। और ज़्यादातर कन्फ्यूजन जो क्रिएट होती है वो कौन सी में? वर्ब की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। जो वर्ब है उसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है इसमें आपको ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और यहीं से क्वेश्चन जो है आपके डिराइव भी होते हैं। क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन है इनके लिए हम ऑप्शंस रखते हैं कौन कौन से? एम, एस एंड आर, ये तीन ऑप्शंस हैं। इन तीन ऑप्शंस में से आपको क्या करना है कि राइट ऑप्शन जो है उसको यहाँ पर फिल करना है। क्लियर? तो आप इस वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए या फिर जिसको कुछ मिनट्स के लिए इस वीडियो को आप पॉज करेंगे, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि आप क्या आंसर यहाँ पर फिल करते हैं। एम आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं, इज कर रहे हैं, या फिर आर आप फिल कर रहे हैं। ठीक, तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और फिर ज़रूर देखें कि आपका आंसर क्या आने वाला है। ठीक, चलिए वीडियो को आपने पॉज करके देख लिया होगा। आपके आंसर्स जो हैं, ठीक है, उनको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आपके आंसर्स जो हैं वो सही है या गलत है। तो फर्स्ट जो है ही एंड आई। अब यहाँ पर एक हमारी जो कंजंक्शन है एंड, ठीक, ये हमारी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होती है जो ऐड करने का काम करती है। यानी कि एक सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, एक सब्जेक्ट यहाँ पर एक है, ये है, और ये दो सब्जेक्ट हो गए, यानी कि सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। तो अगर हम एम इज और आर की बात करें तो जो एम है, ठीक, जो एम है इसमें क्या है? ये आई के साथ लगता है। इज जो है ये किसके साथ लगता है? एम आई के साथ लगेगा। इज किसके साथ लगेगा? इज लगेगा ही के साथ। शी, इट, या फिर कोई भी नेम या फिर कोई भी नेम जो सिंगुलर फॉर्म में, या फिर कोई भी नेम जो सिंगुलर फॉर्म में, उसके साथ क्या करेंगे? हम इज लगा देंगे। और आर जो है ये किस किस के साथ लगेगा? आर लग जाएगा आपका, आर लगेगा आपका किसके साथ? वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल फॉर्म, इनमें से कोई भी एक प्लूरल फॉर्म है उसके साथ। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ही एंड आई जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है। अगर ये प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपको कंजंक्शन दिखाई दे रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पे ही
और आई, तो जब भी आपके ये जो कंजंक्शन होती है इसको कहा जाता है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक, ये जो कंजंक्शन है इसको कहा जाता है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। अब ये जो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन होती है, ठीक, ये जो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन हमेशा ऑल्टरनेटिव पेयर तैयार करती है। ठीक, मतलब आपके पास कोई डेफिनेट पेयर नहीं होता या फिर डेफिनेट सब्जेक्ट नहीं होता कि ये या तो ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, तो जब भी आपके पास ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस यूज़ किए जाएँ, जैसे और है, नॉर है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक, ये जब भी आपके पास कंजंक्शन आपको देखने को मिले तो आप उस समय क्या करते हैं कि आपका सब्जेक्ट डेफिनेट नहीं होता, ऑल्टरनेटिव होता है, तो आप वर्ब के नियरर जो सब्जेक्ट पड़ा हो आप उसी को डेफिनेट सब्जेक्ट मानकर वर्ब का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, मतलब उसमें जो वर्ब के नियरर सब्जेक्ट होगा वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो है वो ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो वर्ब के पास हमेशा उसी सब्जेक्ट को रखा जाता है जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये वर्ब की जगह यहाँ पर दी हुई है और इसके पास में सब्जेक्ट ही है या आई है, कौन है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो ही जो है वो इसके पास है, तो हम क्या कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देंगे आई। ठीक, तो ही और आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, ही और आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। अब उससे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखने की कोशिश करते हैं। आई और ही डैश रेडी टू एक्सेप्ट इट। अब फिर से जो कंजंक्शन है वो क्या है आपकी, और है, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, तो ही है वर्ब के पास पड़ा हुआ, तो हम क्या कर देंगे इज। तो आई और ही इज रेडी टू एक्सेप्ट इट। हो सकता है ये पहले 3 क्वेश्चन आपके सही हो, ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पहले 3 क्वेश्चन सही ही रहेंगे। मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने गलती की हो, लेकिन ये भी कम चांसेस है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबका सही होगा और सबसे बड़ी बात जो है कि फोर्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप में से 99% स्टूडेंट्स का आंसर गलत होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं आप समझ पाए होंगे। अब देखिए ये जो पहले 3 क्वेश्चंस थे, इन पहले 3 क्वेश्चंस में हमें क्या देखने को मिला, कंजंक्शंस। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये जो विद वर्ड लिखा हुआ है ना, ये कंजंक्शन नहीं होती, ये वर्ड है आपका क्या, प्रेपोजिशन। क्या है ये वर्ड, प्रेपोजिशन है। तो यहाँ से बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट होता है कि कंजंक्शन ना यूज़ कर कर जब हम प्रेपोजिशन यूज़ कर दें तो गेम पूरी ही उलट पलट हो जाती है। कंजंक्शन का रोल होता है चीज़ों को जोड़ने का, लेकिन जो प्रेपोजिशन है उसका काम होता है रिलेट करने का। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपके जुड़ेंगे नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट आपके रिलेट होंगे, जुड़ेंगे नहीं, रिलेट होंगे। ठीक, अब प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रनाउन लिखा हो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि ही लुक्ड एट आई, ही लुक्ड एट आई। ठीक, ये हो जाएगा गलत, ये तो आपको पढ़ के पता लग रहा है। आपसे मैंने पूछा कि इसका सही आंसर क्या होगा, आपने कहा कि सर इसका सही आंसर होगा ही लुक्ड एट मी, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन लिखा जाता है तो वो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, और यहाँ पर जो आई लिखा हुआ है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, इस करके गलत हो गया। सो whenever we use a pronoun after a preposition it should be used in objective form। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। Now let's jump to the question, I with he। तो यहाँ पर with is a preposition, so we have to use objective form of he। Clear? So I'm writing here him instead of he, so I with him। ठीक है, ये है proper word, it is a proper word। Clear? तो ये होना चाहिए था। अब दूसरी बात, एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रनाउन जो लिखा हुआ है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। ये मैं अपने काफ़ी सेशंस में ये बातें समझा चुका हूँ। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ये बात नहीं पता या किसी भी एस्पिरेंट को ये बात नहीं पता तो आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन लिखा हो या फिर कोई प्रनाउन लिखा हो, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद या तो कोई नाउन लिखा हो या प्रनाउन लिखा हो, तो वो नाउन या प्रनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है इस प्रेपोजिशन का। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है किसका,
प्रेपोजिशन का, और उसको क्या कह दिया जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन उसको कह दिया जाता है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमें जो वर्ब यूज करनी है दैट शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस और सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्लियर, वी कैन नेवर यूज अ वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, उनका कोई मैटर ही नहीं है। वी शुड यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज गिवन इन द सेंटेंस। ठीक, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। ऑब्जेक्ट चाहे किसी का भी हो, ऑब्जेक्ट चाहे वर्ब का हो, प्रेपोजिशन का हो, उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर हिम का कोई लेना देना नहीं है, हिम से कोई लेना देना नहीं है वर्ब का। वर्ब का किससे लेना देना है, आई से, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्ट है। अब आई के लिए जो वर्ब लगती है वो कौन सी वर्ब लगती है आपकी, एम यूज होती है। तो जो आपका राइट सेंटेंस होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, आई विद हिम एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि ऐसा कैसे है ना, ये तो बोलने में नहीं सही लग रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता बोलने में आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आई विद हिम एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। अब ये बोलने में आपको चाहे अजीब लगे, चाहे आसान लगे, चाहे सही लगे, चाहे गलत लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ही राइट कॉन्सेप्ट है। क्लियर, तो ऐसे घुमाता है एग्जामिनर आपको और आप कंफ्यूज होकर गलतियां वहां पर करें आते हो, है ना। तो यही आज के इस पूरे सेशन में सीखेंगे कि हमें गलतियां करने से कैसे बचना है और किस किस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें मैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी मैंने लिखे हुए हैं, ठीक, और साथ में ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस हैं, मतलब ब्लैंक की फॉर्म में भी कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करूंगा आपको और एरर डिटेक्शन की फॉर्म में भी क्वेश्चंस को समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एक्टर एंड सिंगर डैश रेडी बट द कैमरा मैन वॉज एब्सेंट। ठीक, द एक्टर एंड सिंगर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अब बड़ा पुराना हो चुका है, यहाँ से क्वेश्चन हमें कम देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं देखने को मिलेंगे, तो पढ़ना ये भी ज़रूरी है। तो आप एक चीज़ याद रखें कि जब भी क्या हो, दो नाउन लिखे हैं, दो नाउन लिखे हुए हैं, ठीक, एक नाउन यहाँ पर है और एक नाउन और लिखा हुआ है, ठीक, ये किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, मान लेते हैं ये किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हुए, एक नाउन ये है और एक नाउन दूसरा है, ये किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो कंजंक्शन है, ठीक है, वो एंड ही यूज होगी, है ना। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे यूज एंड एज अ कंजंक्शन इन द सेंटेंस। क्लियर, सो वी हैव टू बी वॉचफुल व्हेनेवर वी अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपके जो ये दोनों नाउन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो दोनों नाउन लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके साथ डिटर्मिनर किस तरह से यूज किया जा रहा है, दैट शुड बी वॉच्ड। ठीक, इस पे तुम्हें वॉचफुल रहना है और इस चीज को तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है, इस चीज को तुम्हें ध्यान से देखना है कि जो नाउन लिखे हुए हैं उनके साथ डिटर्मिनर का यूज कैसा है। अब डिटर्मिनर का यूज दो तरह से हो सकता है कि दोनों ही नाउन के साथ में डिटर्मिनर लिख दूं, ठीक है। डिटर्मिनर का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा आपका अ एन या फिर द, अ एन या फिर द, ठीक, ये आपके डिटर्मिनर्स हैं। तो दो तरह से इनके यूज हो सकते हैं डिटर्मिनर्स के, ठीक, कि पहली बात क्या हो सकता है कि मैं फर्स्ट वाले के साथ डिटर्मिनर लिख दूं और उससे अगले वाले के साथ ना लिखूं। एक यूज ये हो सकता है कि मैंने फर्स्ट वाले के साथ डिटर्मिनर लिख दिया लेकिन अगले वाले के साथ नहीं लिखा। अब दूसरा यूज क्या हो सकता है कि मैं दोनों के साथ ही डिटर्मिनर लिख दूं। मान लो मैंने यहाँ पर द लिख दिया और नाउन लिख दिया जो भी है, और फिर मैंने कोई कंजंक्शन लिखी, मोस्ट प्रोबेबली कौन सी होगी, एंड होगी, ठीक, और फिर मैंने क्या लिखा, द, और फिर मैंने क्या लिख दिया, वो नाउन लिख दिया। तो अब इन दोनों यूसेज से बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वो डिफरेंस क्या क्रिएट होता है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एग्जांपल की अगर बात करूं, तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है, ये दो डिटर्मिनर्स ये बता रहे हैं, ये हमें कन्वे करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक नहीं दो अलग अलग इंसान हैं या फिर दो अलग अलग चीजें हैं, टू डिफरेंट पर्सन्स और टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक, ये हमें देखने को मिलता है। अगर डिटर्मिनर सिर्फ पहले वाले के साथ लगा और दूसरे वाले के साथ ना लगा हो तो इसका मतलब होता है वो एक ही इंसान है या फिर एक ही वो कोई चीज है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द एक्टर एंड सिंगर।
तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो डिटर्मिनर है वो सिर्फ एक्टर के साथ है, सिंगर के साथ कोई डिटर्मिनर नहीं लिखा हुआ, ना अ ना एन ना द। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा कि जो एक्टर है वही सिंगर है, यानी कि ये एक ही क्या है, पर्सन है, वन पर्सन ओनली। ठीक, तो अगर ये एक ही पर्सन है तो यहाँ पर जो वर्ब है वो कौन सी आने चाहिए, वो कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, कौन सी वर्ब आनी चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और वर्ब जो है सिंगुलर वो कौन सी हो जाएगी आपकी, वॉज जो है इस वर्ब का यूज कर लिया जाएगा। द एक्टर एंड सिंगर वॉज रेडी बट द कैमरामैन वॉज एब्सेंट। अब इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट गलती कैसे करते हैं कि वो डिटर्मिनर्स का यूज नहीं देखते और उन्हें यहाँ पर देखने में पढ़ने में लगता है कि एक्टर और सिंगर दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो दो अगर अलग अलग हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज कर लो। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। आ रही बात समझने? चलिए, अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ द एक्टर एंड सिंगर, क्या लिखा हुआ, द एक्टर एंड सिंगर डैश रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट। अब यहाँ पर डिटर्मिनर एक के साथ लगा हुआ है, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि फर्स्ट वाले के साथ डिटर्मिनर लगा, दूसरे के साथ नहीं लगा, तो उस कायदे से तो ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए। और बहुत से बच्चे इसको सिंगुलर भी समझ रहे होंगे, बहुत से ऐसे व्यूअर जो हमारे हैं वो इसको समझ रहे होंगे कि सिंगुलर है, लेकिन आप में से कुछ चालाक भी हैं, है ना, तो वो समझ पा रहे होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें दिखाई दे रहा है कि रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट लिखा हुआ है जी, रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट लिखा हुआ है। अब देयर जो डिटर्मिनर है इट इज ऑलवेज यूज फॉर प्लूरल फॉर्म, है ना, we can never use there as a determiner for singular cases, ठीक है, it should be used for plural cases. So it is obvious that the subject is plural in form. Clear? जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। वो क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट जब हुआ है तो एक इंसान तो नहीं होगा कि उसने अपना डिस्प्यूट उसके साथ और वही उसने रिजॉल्व कर लिया, उसका डिस्प्यूट ऑब्वियसली किसी दूसरे के साथ होगा। ठीक, तो ये डेफिनेट हो गया यहाँ पर, ये हम डिटरमाइन कर चुके हैं कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। तो क्या यहाँ पर डिटर्मिनर का यूज़ गलत किया गया है? बिल्कुल, यहाँ पर जो डिटर्मिनर्स हैं वो गलत यूज़ किए गए हैं। जो डिटर्मिनर्स हैं वो दोनों के साथ ही आना चाहिए था, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो गलत यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, द एक्टर एंड द सिंगर, ठीक, द एक्टर एंड द सिंगर डैश रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, हैव रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट। देखिए क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट जो है, देखिए अगर वर्ब से क्वेश्चन आ रहा है तो सब्जेक्ट वो डेफिनेट ही भेजेंगे, मतलब सब्जेक्ट एक ऐसा भेजेंगे जिसको आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इस तरह से सेकंड टाइप जो हमने एग्जाम्पल किए, इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो है फर्स्ट फॉर्म वाले, जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल था उस फॉर्म में हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन सेकंड में नहीं देखने को मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक, लेकिन ये जो आपको बताया गया सिर्फ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पॉलिश करने के लिए, ठीक है, उसके जिसको बोलते हैं डिफरेंट वैरायटी को समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर वर 2 स्टूडेंट्स ओनली, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स वाज डूइंग देयर वर्क। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात आपको सीखने को मिलेगी, क्या कि यहाँ पर एक डिटर्मिनर लिखा हुआ है ईच, ठीक, और एवरी, ये 2 डिटर्मिनर्स देखने को मिलेंगे, ईच और एवरी। अब आप इस चीज़ को याद रखें कि ये देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते क्या हैं, ये सिंगुलर होते हैं। ये जो डिटर्मिनर्स हैं ये क्या होंगे, आपके सिंगुलर डिटर्मिनर्स होंगे। ठीक है, देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन है ये क्या, सिंगुलर डिटर्मिनर्स हैं। क्लियर? अब जब कभी भी आपको ये सेंटेंस में देखने को मिले ईच और एवरी, चाहे जितनी मर्जी बार लिखे हो ईच और एवरी, ईच एवरी, ईच एवरी, लिखो ईच मैन, ईच वुमेन, ईच चाइल्ड, ईच गर्ल, सिंगुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, एवरी जितनी मर्जी बार लिखो हो सिंगुलर। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि जब भी 2 से ज़्यादा हो, ठीक, तो हम क्या करते हैं, एवरी का यूज़ करते हैं, और जब भी 2 हो तो हम ईच का यूज़ करते हैं। ठीक, ये इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं देयर वर 2 स्टूडेंट्स, देयर वर 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स हैं ओनली,
ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब एवरी अभी मैंने आपको समझाया कि 2 से ज़्यादा का केस हो तब ये लगता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एवरी यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, स्टूडेंट 2 है, ठीक है, तो एंड भी हट जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ईच मैंने आपको बताया कि ये सिंगुलर होता है, तो फिर स्टूडेंट्स जो वो है वो भी गलत लिखो। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट। तो आपका राइट सेंटेंस क्या होना चाहिए था, देयर वर 2 स्टूडेंट्स ओनली, ईच स्टूडेंट वॉज डूइंग देयर वर्क, ठीक। ईच स्टूडेंट वॉज डूइंग देयर वर्क नहीं होगा क्योंकि प्लूरल केसेस के लिए लगता है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि ईच जो है सिंगुलर डिटर्मिनर, उसके साथ नाउन सिंगुलर आएगा। अगर नाउन सिंगुलर आएगा तो फिर आपका जो पॉजेसिव डिटर्मिनर है वो भी सिंगुलर आना चाहिए और हिज का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देयर वर 2 स्टूडेंट्स ओनली, ईच स्टूडेंट वॉज डूइंग हिज वर्क। अब आपके माइंड में चल रहा होगा हर क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिख तो आप हर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी ऐसा हो कि आपका जो सेक्स है वो डिटरमाइंड ना हो कि वो मेल है या फीमेल है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, फिर हम हिज का यूज़ करते हैं, यानी कि मैस्कुलिन कैरेक्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं बहुत सारे और भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ईच मैन एंड ईच वुमेन, each man and each woman dash opposed the decision. Each man and each woman dash opposed the decision. यहाँ पर ये लिखा हुआ, each man and each woman dash opposed the decision, ये यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि आपको या तो हैज़ यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर हैव या फिर हैव फिल करना है, दोनों में से एक ऑप्शन आपको फिल करना है, या तो हैज़ या हैव। तो कौन सा ऑप्शन है जो आप चूज़ करने वाले हैं, अब समझते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ईच मैन, मैंने कहा था जितनी मर्जी बार आपको सेंटेंस में ईच देखने को मिल जाए, जितनी मर्जी बार आपको एवरी देखने को मिल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ईच और एवरी एक ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो सिंगुलर होते हैं फॉर्म में। अगर ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ फिर हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, ठीक। तो इस वजह से हैव का तो कोई रोल ही नहीं है, इसको काट दो यहाँ सर। हमें क्या लिखना है यहाँ पर, हैज़, ठीक। तो ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज़ अपोज द डिसीजन, क्योंकि देखिए जो ईच और एवरी है ना, ये एक ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, डिटर्मिनर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। ये हमेशा इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, ये हमेशा इंडिविजुअल सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ईच मैन हैज़ अपोज द डिसीजन एंड ईच वुमेन हैज़ अपोज द डिसीजन, ठीक। तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आता है सुमन टुगेदर विद हर फ्रेंड्स हैव गॉन फॉर अ मूवी। अब यहाँ पर देखिए वही फिर से बात आ रही है कि सुमन एक सब्जेक्ट है और हर फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट है ना, ये आप लोग समझ रहे हैं। और बहुत सी बुक्स में ऐसे दिया भी होता है कि जहाँ पे लिखा हो ऑल टुगेदर, टुगेदर विद, ठीक, एज वेल एज, ऐसा लिखा हो तो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आप वर्ब नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन आज मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर गलत ठहराता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर लिखा हो टुगेदर विद, टुगेदर विद जो है वो आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक। क्या है ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो इस करके क्या होता है कि अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो काम तो ये प्रेपोजिशन का कर रहा है, रिलेट कर रहा है सब्जेक्ट को। अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद लिखे गए नाउन या प्रनाउन क्या होंगे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जब भी किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रनाउन लिख दिया जाए तो वो नाउन या प्रनाउन क्या होता है, वो नाउन या प्रनाउन क्या होता है, वो नाउन या प्रनाउन आपका क्या होगा, उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। वो नाउन या प्रनाउन क्या होगा, उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, सुमन टुगेदर विद हर फ्रेंड्स, ठीक। तो हर फ्रेंड्स जो है ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट क्या रहा, इसमें सब्जेक्ट रहा सिर्फ और सिर्फ क्या, सुमन। तो अगर सुमन सब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है इसके साथ, अगर सुमन सब्जेक्ट है तो क्या करना है, फिर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हम वर्ब
प्लूरल नहीं यूज़ कर सकते, हमें सिंगुलर वर्ब ही इसके साथ लिखनी होगी। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सुमन टुगेदर विद हर फ्रेंड्स हैज़ गॉन फॉर अ मूवी। आ रही है बात समझ में, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि यार बोलने में तो थोड़ा अलग सा लग रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। जब हम इंग्लिश की राइट यूसेज जो है उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे वो गलत ही था, बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो स्पोकन इंग्लिश है ना, उसमें आप कुछ भी बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, और अगर आप इनको अपनी हैबिट में डेवलप कर लो तो फिर वो तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी, ठीक। लेकिन अगर अभी भी आप थोड़ी उल्ट पुल्ट इंग्लिश बोलते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लैंग्वेज जब हम किसी से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं तब हमारा सिर्फ मोटिव क्या होता है कि सामने वाले को अपने जो फीलिंग्स हैं, अपने व्यूज़ हैं, वो उस तक पहुंचाना, ठीक, किसी भी तरह से पहुंचाए, ठीक है। वो कई लोग साइन लैंग्वेज से पहुंचा देते हैं, कई लोग बोल के बता देते हैं, कई लोग टूटी फूटी इंग्लिश से बता देते हैं, कई लोग अच्छी हिंदी से बता देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, विद, along with, together with, as well as, like, unlike, but, except, take, rather than, besides, in addition to, accompanied by, headed by, guided by, controlled by, led by, dominated by। तो इस चीज़ में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे विद लिखा हो, ये एक प्रेपोजिशन होती है, आपको पता है, यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। लाइक अनलाइक एक प्रेपोजिशन है, बट एक प्रेपोजिशन है, एक्सेप्ट है, रेदर देन ये भी प्रेपोजिशन है, ठीक। बिसाइड्स प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन है, बाय प्रेपोजिशन है, बाय बाय बाय, ठीक, बाय 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 बाय। तो इतना याद रख लो, बाय बाय जहाँ पर आए वो प्रेपोजिशन फ्रेज है। एज वेल एज को याद रख लें कि ये सिमिली में इसका यूज़ किया जाता है, सिमिली है, ठीक। तो ये भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम करती है। तो इन चीज़ों का याद रखेंगे आप, क्योंकि ये रिलेट करती हैं, कभी भी ऐड नहीं करती है सब्जेक्ट को, ये हमेशा ही सब्जेक्ट के साथ इसके ऑब्जेक्ट को रिलेट करती हैं, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज ब्रदर। तो आप एक चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे कि जब भी लिखा हो नॉट ओनली, क्या लिखा हो, नॉट ओनली, ठीक, या फिर लिखा हो क्या, नॉट ओनली के साथ, सॉरी, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर हो, ठीक, ईदर और का पेयर हो, नीदर नॉर का पेयर हो, ईदर और का पेयर हो, नीदर नॉर का पेयर हो, और लिखा हो, नॉर लिखा हो, ठीक। जब भी ऐसा लिखा हो, या वेदर और लिखा हो, वेदर और का पेयर भी होता है। तो जब भी ये आपको कंजंक्शंस दिखाई दे, ठीक, तो ये हमेशा ऑल्टरनेटिव पेयर तैयार करते हैं, और हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज नियरर टू द वर्ब हम वहाँ पर वर्ब यूज करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर लिखा है नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज ब्रदर, नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज ब्रदर। तो यहाँ पर जो बट ऑल्सो जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद लिखा है हिज ब्रदर, और वर्ब के नियरर हमारे पास हिज ब्रदर ही है, वो दूर पड़ा हुआ है, तो इसके बिल्कुल साथ में जो सटा रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगा देंगे। तो हिज ब्रदर जो है वो क्या हो जाएगा, मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर दे रहा हूँ, आपके दो ऑप्शन है, आप लगाए वॉज या फिर लगाए वर्ब। तो हिज ब्रदर जो है सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, वॉज प्रेजेंट देगा, ठीक। ऐसे फिर से आ गया नीदर नॉर, तो वर्ब के नियरर कौन है, प्लेयर्स है या फिर कोच है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इज एम आर, इज एम आर, ठीक। तो वर्ब के नियर जो यहाँ पर पड़ा हुआ है वो प्लेयर्स पड़ा हुआ है, तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, देयर आर नीदर द प्लेयर्स नॉर द कोच एट फॉल्ट, क्लियर। अब उसके आगे आता है मैनी अ, तो आप इस चीज़ का याद रखें कि मैनी अ जो है ये भी डिटर्मिनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक, ये भी एक डिटर्मिनर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का डिटर्मिनर होता है, और ये भी हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ नाउन भी सिंगुलर आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, जब भी मैनी आपको देखने को मिले तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो जाता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, यानी कि हैज़ बीन नोटिस्ड हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शंस यहाँ पर हैज़ या हैव आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्लियर। चलिए अगले जो सेंटेंस है, इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने की बात करता हूँ कि हमारे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक। जैसे एडजेक्टिव्स हैं आपके, जैसे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमारे ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक। कुछ ऐसे
जो हमारे ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक, अब ह्यूमन क्वालिटी से जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपको क्या करना है, सॉरी एडजेक्टिव्स जो है ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे रिच है, पुअर है, डम, डेफ, ब्लाइंड, रिच, पुअर, डम, डेफ, ब्लाइंड, फिर स्ट्रॉन्ग, टफ, वाइज, ऐसे और भी बहुत सारे जो आपके ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड हैं। ठीक, रिच, पुअर, डम, डेफ, ब्लाइंड, स्ट्रॉन्ग, टफ, वाइज एट्सेट्रा, ये सारे आपके किससे रिलेटेड हैं, ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड है। तो जब भी इनके आगे द लगा दिया जाए, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया द ब्लाइंड, ठीक, तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं रह जाते, ये क्या बन जाते हैं आपके कॉमन नाउन बन जाते हैं प्लूरल फॉर्म में। क्या बन जाते हैं, कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक, अगर ये कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में बन गए आपके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा अपनी हॉल कैटेगरी को डिफाइन करा होगा, यानी कि द ब्लाइंड का यहाँ पर मतलब हो जाएगा ऑल द ब्लाइंड पीपल। ठीक, जो भी अंधे लोग हैं उनकी बात की जा रही है। तो वैसे ही द रिच लिख दूं तो रिच पीपल हो जाएगा, द पुअर लिख दूं पुअर पीपल हो जाएगा, द डम लिख दूं तो डम पीपल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिख दूं स्ट्रॉन्ग पीपल, द टफ पीपल, द वाइज पीपल। ठीक, मतलब ये हमेशा प्लूरल हो जाता है सब्जेक्ट। तो अगर ये प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो इसके साथ फिर वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, द रिच आर ऑलवेज हैप्पी। क्या हो जाएगा, द रिच आर ऑलवेज हैप्पी। आ रही बात समझ में? ठीक, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे देखते हैं कि जब भी आपके किसी नेशनलिटी को लिखा हो, जैसे यहाँ पर चाइनीज़ लिखा हुआ है, ठीक, ऐसे इंडियन लिखा हो, ऐसे अमेरिकन लिखा हो, और उससे पहले लिखा हो द, ठीक है, उससे पहले क्या लिखा हो, द, तो यहाँ पर भी क्या इसका मतलब बन जाएगा, द चाइनीज़ का मतलब बन जाएगा पीपल ऑफ चाइना। पीपल ऑफ चाइना। मैं कह दूँ द इंडियन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही करते करते ठीक, तो ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, प्लूरल बन जाएगा, यानी कि द चाइनीज़ का मतलब क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ चाइना। अगर ये पीपल ऑफ चाइना की बात की जा रही है तो डेफिनेटली क्या है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको इसके साथ क्या करना होगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होगा। तो क्या हो जाएगा, द चाइनीज़ आर नोन, इज नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द चाइनीज़ आर नोन फॉर हिज पंक्चुअलिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फिर इसमें भी करेक्शन होगी, क्या हो जाएगी, देयर पंक्चुअलिटी। आई बात समझ में? इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए उससे नेक्स्ट देखते हैं, 9/10 ऑफ द पिलर डैश बीन रॉटन अवे। ठीक, तो आपके पास मैं यहाँ पर दो ऑप्शंस दे रहा हूँ। एक ऑप्शन है आपका हैज़ और एक ऑप्शन है आपका हैव। एक ऑप्शन है हैज़ और एक ऑप्शन है आपका हैव। ठीक है, ये दो ऑप्शंस हैं आपके। तो 9/10 ऑफ द पिलर डैश बीन रॉटन अवे, तो 9/10 ऑफ द पिलर। अब आपको क्या करना है, देखिए जो पिलर है इसका ये पार्ट है, पिलर जो ये टोटल है ये इसका क्या है, पार्ट है। तो आपको ये ध्यान देना कि ये जो पार्ट है ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब मान लीजिए एक पिलर यहाँ पर हमारे पास है और इसका एक 9/10 पार्ट ये है, तो मैं कह रहा हूँ ये जो 9/10 पार्ट है ना, ये ख़राब हो चुका है, सड़ चुका है। ये जो 9/10 पार्ट है ये ख़राब हो चुका है, ये सड़ चुका है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो पार्ट है ये अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सारे ही सिंगुलर होते हैं। अगर वो सिंगुलर होते हैं तो उसके साथ फिर वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, हैज़ आ जाएगा। ठीक, क्योंकि पिलर जो है इसके लिए वर्ब नहीं लग रही है, वर्ब लग रही है 9/10 के लिए। ये पार्ट है और ये अनकाउंटेबल है, अगर ये अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर वर्ब लगेगी, हैज़ हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा 200 रुपीज़ डैश अ लार्ज अमाउंट। तो जब भी आपको ये वर्ड्स देखने को मिल जाए सेंटेंस में, जैसे अमाउंट है, वेट है, ठीक है, लेंथ है, फिर डिस्टेंस है, हाइट है, ये वर्ड जब भी आपको देखने को मिले सेंटेंस में तो ये सिंगुलर होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 200 रुपीज़। अब ये देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये अ लार्ज अमाउंट। अब ये जो लार्ज अमाउंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट हमेशा रेफरेंस होती है सब्जेक्ट की, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है ना 200 रुपीज़ नहीं है, ये अमाउंट है। ठीक, ये क्या है, अमाउंट है।
अगर ये अमाउंट है तो इसके लिए हम वर्ब सिंगुलर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 200 रुपीज़ इज़ अ लार्ज, वॉज आ जाएगा कि पुरानी बात की जा रही है, तो वॉज अ लार्ज अमाउंट 50 ईयर्स अगो। तो जब भी ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए, अमाउंट, वेट, लेंथ, डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। जैसे 20 माइल्स, डिस्टेंस दिख गया लिखा हुआ, तो सिंगुलर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा। अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 200 रुपीज़ डैश बीन स्पेंट बाय हिम, ठीक। तो अब यहाँ पर 200 रुपीज़ तो लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे कहीं पे हमें ये वर्ड नहीं देखने को मिल रहा है अमाउंट, तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्लूरल हो जाएगा। अगर ये प्लूरल है तो फिर हैव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 20 माइल्स डैश टू बी कवर्ड, 20 माइल्स डैश टू बी कवर्ड, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 माइल्स इज MR, क्या हो जाएगा, अब 20 माइल्स तो लिखा हो लेकिन डिस्टेंस वर्ड हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो R हो जाएगा। 20 माइल्स आर टू बी कवर्ड। आ रही है इतनी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, द टीम डैश टेकन देयर प्लेसेस इन द ग्राउंड। अब ये जो टीम वर्ड है और जूरी वर्ड है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक। एक ये टीम वर्ड और एक ये जूरी वर्ड, यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ये वर्ड आपको दिखाई दे, टीम या फिर जूरी वर्ड आपको दिखाई दे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो वर्ड्स है ना, ये दो तरह से यूज़ होते हैं। ये सिंगुलर भी यूज़ होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड है, लेकिन जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये प्लूरल भी यूज़ होते हैं। जब ये यूनाइट होकर काम करेंगे तो ये सिंगुलर होंगे, जब ये डिवाइड होकर काम करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक प्लेग्राउंड है, वहाँ पर पूरी टीम गई और उन्होंने जाकर अपनी जगह ले ली, तो यहाँ पर ये डिवाइड होकर काम करें। अगर ये डिवाइड होकर काम करे ना, तो फिर प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल के लिए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा देंगे, द टीम हैव टेकन देयर प्लेसेस इन द ग्राउंड, ठीक। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह ही इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। आगे कुछ नाउन्स भी आपको याद रखने होते हैं, जैसे ट्राउजर्स है, ऐसे कुछ नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ऐसे कुछ नाउन है जो प्लूरल रहेंगे, ऐसे कुछ नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना होता है। जैसे कि ट्राउजर्स जो वर्ड है हमेशा ये प्लूरल रहता है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, प्लूरल वर्ब लिख देंगे, ठीक। ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो हमें देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है, ठीक। लेकिन ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। मैं आपको एरियाज बता रहा हूँ, उन एरियाज में जाकर आपको थोड़ा सा काम करना है, ठीक। और उसके बाद अगर आपको देखिए परसेंटेज वर्ड आपको कहीं दिखाई दे, तो ये चीज़ याद रखें कि ये परसेंटेज वर्ड जो होता है ये सिंगुलर होता है हमेशा, ठीक। तो कुछ भी लिखा हो तो परसेंटेज ऑफ एस्पिरेंट ऑफ, ठीक, कुछ भी लिखा हो तो परसेंटेज अगर वर्ड आ गया तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक। तो द नंबर और आ नंबर से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखें, द नंबर जो होता है ये सिंगुलर होता है और आ नंबर जो है ये प्लूरल होता है, क्योंकि द नंबर के साथ हम एक डिटर्मिनर देख पा रहे हैं, द, ठीक। नंबर के साथ डिटर्मिनर द लगा हुआ है, यानी कि किसी एक ही नंबर की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके नाम की बात की जा रही है तो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक। तो यहाँ पर इज लिख दो। आ नंबर जब भी आएगा तो ये इंडेफिनेट होगा, इंडेफिनेट है मतलब बहुत सारे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो क्या लिख दोगे, आर लिख दोगे। इस चीज़ को याद रखेंगे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये हमारा एक मतलब ओवरव्यू था, इसको लेकर कुछ पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल में समझा दिया और कुछ मैंने आपको शॉर्ट में भी समझाए। तो मेन हमारा मकसद है कि जो हमारे एरियाज हैं उनको हम जान लें और उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, क्लियर। तो आज के सेशन में यही हम पढ़ेंगे, मिलेंगे अपने अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें और कोई डाउट रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो बताएं, क्लियर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।